नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 21। आज मैं अपने छोटे दादाजी के पास आया हूँ। इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे कुछ बातें, कुछ जानकारी हम लेंगे। तो दादाजी, धन्यवाद, आपने समय निकाला। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि अपनी वंशावली एक ही है, तो मैं अपनी वंशावली के बारे में आपके श्रीमुख से जानना चाहूँ कुछ। वंशावली बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन 7 पीढ़ी तक का मैं रिकॉर्ड बता सकता हूँ। अपने आपके परदादा थे, उनका नाम था पन्नाराम, और पन्नाराम हमारे थे दादा, और उनके पन्नाराम के जो पिताजी थे उनका नाम था खेताराम, और खेताराम के जो पिताजी थे उनका नाम था बालाराम। इससे आगे की वंशावली भी मैं बता सकता हूँ, लंबी चौड़ी, लेकिन लंबी चौड़ी जाने की बात जरूरी नहीं है। हाँ, इतनी काफी है। और उसमें पन्नाराम के मनसुख राम पैदा हुआ। 3 बेटे थे पन्नाराम के। मनसुख राम बड़ा, उससे छोटा डालू राम, उससे छोटा जीवन राम। एक और था अर्जुन लाल, लेकिन वो पहले खत्म हो गया था। इसलिए इन 3 के परिवार है। मनसुख राम के 5 पुत्र, डालू राम के 2 पुत्र थे, एक खत्म हो गया, एक पुत्र। जीवन राम के 5 पुत्र। इस प्रकार से ये परिवार बड़ा हुआ। और मनसुख राम के सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम गोरू राम था, उससे छोटा रामदेव राम, और एक था हरि राम, वो खत्म हो गया था। उससे छोटा गोवर्धन राम, जिसके कि आप पोते हो, और उससे छोटा गोपी राम, और गोपी राम से छोटा मदन लाल। इस प्रकार से अपना ये परिवार है। अब अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। पहले अपना परिवार था, वो बाहर गंगानगर साइड में रहता था, और वहाँ अच्छी मजदूरी थी। लेकिन भाग्य ने पलटा खाया कि एक भाई की मौत होने की वजह से वहां से वो धन संपत्ति छोड़ करके गांव आ गए, और गांव में ही मजदूरी करने लगे। आपके दादाजी थे, उससे बड़े थे, वो बड़े वाले थे, सब वहां रहते थे। लेकिन भाग्य ने पलटा खाया तो वो यहाँ आ गए, और वो संपत्ति थी वो सारी वहीं रह गई। और फिर यहाँ आकर के धीरे धीरे उन्होंने किया। और मेरे लिए बता दूं कि मैं इस गांव का सबसे पहला मैट्रिक, सबसे पहला ग्रेजुएट भी मैं। हाँ, ग्रेजुएट भी मैंने ही की। ग्रेजुएशन भी सबसे पहले इस यालसर गांव में मैंने ही की थी। उसके बाद जब मेरा पोस्टिंग हो गई, तो मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं वहां 10 साल रहा। मेरा एक उद्देश्य रहा उस समय कि एक कहावत है कि where there is will there is a way। इस साधना को, इस बात को मैंने मान करके मेरे जीवन में अंकित किया। और मैंने पहले ये सोचा कि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसलिए स्वास्थ्य के हिसाब से मैंने व्यायामशाला ज्वाइन की, अखाड़े में जाना शुरू किया। और उस व्यायामशाला और अखाड़े की वजह से मेरा खेल कूद में सिलेक्शन होने लग गया। मैं पहले जिले में खेला, फिर राजस्थान में खेला, और राजस्थान से मेरा सिलेक्शन होकर के इंडिया में मैं भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहां मैं राजस्थान की टीम में खेलने गया था। वहां से जब लौटा तो उसके बाद मेरे मन में ये शौक आई कि जीवन में एक उद्देश्य प्राप्त कर लिया कि राजस्थान तक मैं खेल करके आ गया, भारत तक खेल करके आ गया। उसके बाद मैं कुछ भारत के ही मतलब अच्छे शहर थे, वहां घूमने के भी लिए गया, और घूमा भी और देखा भी, बहुत ज्यादा जीवन में देखा। उसके बाद मेरी ये इच्छा हुई कि शौक मेरी सदा से ही थी। पहली शौक तो मैंने पूरी की मतलब स्वास्थ्य से, कि मैंने ये सोचा था कि स्वास्थ्य है वही सब कुछ है। जब मैं बीएड में लेसन दे रहा था तो वहां मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाते इन्विजिलेटर पीछे आकर के बैठ गया और वो नोट लगाने लगा। तो उसमें पहले उसने ये लिखा कि गुड पर्सनैलिटी। मैं इतना मस्त होकर के पढ़ा रहा था बच्चों को कि उसने ये नोट लगाया कि गुड पर्सनैलिटी। जब वापस निकले वो रख करके चला गया, मैंने उसके नोट को देखा तो मेरे को महसूस हुआ कि ठीक है, जीवन में स्वास्थ्य है वो भी महत्वपूर्ण होता है। और वो स्वास्थ्य मेरे जीवन में बहुत काम आया। कैसे काम आया कि मैं 15वां मिडिल स्कूल में था, और इंडिया की अध्यापकों की कोई कॉन्फ्रेंस कश्मीर हुई थी, श्रीनगर।
तो कश्मीर जाने के लिए कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 ही राजस्थान से सिलेक्शन हुआ था, एक भरतपुर का अध्यापक था और मेरा, 2 का उस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हुआ था। तो क्या हुआ कि वहां मेरे भाग्य ने मेरे को साथ दिया। वो कैसे दिया वो आपको डिटेल में बताऊं कि जब मैं खेलने के गया था भागलपुर, तो वहां शॉर्ट पुट फेंक रहा था, गोला फेंक रहा था। तो जो क्राइटेरिया निश्चित होता है उस क्राइटेरिया से मैं यहाँ फेंकता था तो कुछ 4 इंच ज्यादा फेंकता था। तो मेरे साथ जो कोच गया था उस कोच ने मेरे पास में पंजाब का सरदार कोच बैठा था, पंजाब की टीम के साथ, पहलवान के साथ। तो उस कोच ने, मेरे कोच ने कहा कि मेरा पहलवान फर्स्ट आएगा। तो उस पर्दा वो मेरा कोच बॉडीली थोड़ा हल्का था, लेकिन कोच तो करामात थी, उसमें कोच की ट्रेनिंग की हुई थी। उस सरदार ने, वो बड़ा भारी भरकम सरदार था, 6.5 फुटा था और बॉडीली था। तो उसने कहा तेरे जैसा ही पहलवान होगा। हाँ, तो मेरे कोच थोड़े शर्मा गए। लेकिन जब मैं वहां गोला फेंकने के लिए गया तो मैंने जो राउंड लेकर के गोला फेंका, तो जो क्राइटेरिया था, ये मेरी किस्मत समझो और ऊपर वाले की करामात समझो, मेहरबानी समझो कि मैंने उस क्राइटेरिया से 2.5 फुट ज्यादा गोला फेंक दिया। राजस्थान वहां हो गया। जब दूसरा नंबर आया, दोबारा 3 चांस देते हैं, दूसरे सेकंड चांस में जब राजस्थान का नंबर आया गोपीराम जांगिड़, तो मैं गया नहीं। तो मेरा कोच पीछे से कह रहा जाओ जाओ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। जब दूसरा चांस मिस हो गया, फिर तीसरा चांस आया, तो फिर तीसरे चांस में मेरे कोच ने मेरे दबाव डाला कि आप जाओ गोला फेंको। लेकिन मुझे मालूम था कि भगवान ही जाने कि मैंने वो 2-2.5 फुट गोला कैसे ज्यादा फेंक दिया। वो अंदर एक कोई ऐसी शक्ति आई जिसे मैंने फेंक दिया। मैं तीसरी दफा नहीं जाने लगा तो मेरा कोच मुझे कहता है कि तुम जाते क्यों नहीं हो। हाँ, तो मैंने उत्तर दिया कि क्या किसी ने मेरे से ज्यादा फेंक दिया क्या? बोले फीका तो नहीं। लेकिन मैं उसको ये नहीं कह सका कि वजह क्या थी, ये नहीं कर। फिर उसने कहा कि आप नहीं फेंक। मैंने कहा साहब गुरुजी, अगर मैंने फेंका उससे कोई ज्यादा फेंकता तो मैं जाता, लेकिन किसी ने फेंका ही नहीं इससे ज्यादा, तो मेरे को जाने की क्या जरूरत थी। क्यों? मुझे मालूम था कि वो तो एक शक्ति, अनोखी शक्ति मेरे में आई थी, अहंकार की शक्ति, ताकत की शक्ति, जिससे मैंने ज्यादा फेंक दिया। दोबारा वो मौका मेरे को नहीं मिलता। इसलिए मेरा वहां रिकॉर्ड कायम हो गया। मेरे से संवाददाताओं ने पूछा आपके कोच कौन है, आपको किस प्रकार से ये तैयारी की, अनेक बातें हुई। जब मैं वहां फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल में हमारे सामने पंजाब की टीम आ गई। फुटबॉल की टीम आ गई, मैं बैग खेलता था, तो फुटबॉल की टीम आ गई तो सामने जो सरदार थे, वो फॉरवर्ड सरदार खेल रहा था, वो मैंने ये सोचा कि ये गोल निकालेगा। तो मैंने, मेरे पास में जो दूसरा लेफ्ट बैक था, लेफ्ट साइड बैक खेल रहा था, उससे मैंने कहा, वो हीर था, नीम का थाना की हीर था, उसको हीरों में भी ताकत बहुत अच्छी होती है। तो मैंने हीर से कहा कि ये जो सामने से ये सरदार आ रहा है, इसके यार जान है तेरे में, छाती की तेज हो, ये गुड़िया है। तो वापिस बाल लेकर के नहीं आए। अब भाग्य ने पलटा खाया कि वो सरदार मेरे ही सामने आ गया। अब मैंने वो जोश था, उस जोश में उस सरदार के मारी तो बाल तो निकल गई, मेरे बाएं हाथ की अंगूठे के पास वाली अंगुली थी, उसकी उस सरदार के नली पर लगी तो मेरा अंगुली टूट गई। लेकिन सरदार कई दूर तक गुड़ता चला गया। बाद में वो दोबारा नहीं आया। मेरी अंगुली, आज भी वो अंगुली मुझे परेशान कर रही है कि उस जोश में मैंने उस सरदार के नली पर दी थी, उसका फल मुझे आज भी भोगना पड़ रहा है कि मेरी अंगुली वहां से दर्द कर रही है, ऊंची हो गई। ये मेरे जीवन की थी। फिर बाद में मैं बेरी से सन 71 में जिला शिक्षा विभाग में आकर के पंदलावा आ गया। पंदलावा आने के बाद मेरे को शौक हुई, तो मैं कोई पीटीआई नहीं था, मैं हेडमास्टर था और शिक्षक भी रहा वहां। लेकिन मैंने लड़कों को इतना खिलाया और इतना तैयार किया कि वो लड़के आज भी सेना में जाकर के रिटायरमेंट लेकर के सिपाही से लेकर के सूबेदार तक की पोस्ट के वो वापिस आ गए। मेरी खिलाने की आज भी वो याद नहीं रखते हैं। अब भी ऐसे खिलाते हैं कि हमारे गोगामेड़ी का जो मेला था, उस पर मैंने, अब खीरवा लूडवा का जो सरपंच है भागीरथमल मूड, उसको मैंने बुलाया था और उसका स्वागत किया था। और मैंने भाषण में भी ये कहा कि मेरे हाथ से निकले वाले ऐसे खिलाड़ी भी यहाँ बैठे हैं। ये भागीरथमल
मूड सरपंच है डूडवा पंचायत का, ये मेरे पास खेलता था, मैंने इसको तैयार किया और ये इंडिया की टीम में वहां खेला जहां की अपन आप विधायक और सब प्रधान बैठे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हाथ मिलाते थे कि कोई इंडिया की टीम में खेलता था, इसलिए उसका अहोभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को मैंने तैयार किया था। इतने इस से कितने ही खिलाड़ियों को मैंने तैयार किया। मेरे शौक हुई तो मैं घोड़ी रखने लग गया, घोड़ी से जाता था और घोड़ी से आता था, तो विद्यार्थियों को मैंने फिर घोड़ी के आगे रेस के लिए तैयार किया। तो मैं क्या करता था कि इनको टाइम पर बुला लेता था रास्ते में कि भाई मैं इतने बजे आऊंगा, उस समय ये विद्यार्थी चले जाते थे, मैं इनको घोड़ी के आगे गाल देता था और घोड़ी के आगे इनकी तैयारी करवाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जब राजस्थान में तो खैर उनका सिलेक्शन होना ही था, राजस्थान में तो जीतने थे ही, लेकिन फिर जब इंडिया की टीम में यूपी में ओबरो डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में वहां इंडिया की टीम में खिलाने के लिए इनको लेके गया, तो वहां 5 खिलाड़ी थे राजस्थान से, वो एक ही 15वां स्कूल के थे। तो जब 1500 मीटर की दौड़ हुई तो क्राइटेरिया जो 5 मिनट और 10 मिनट सेकंड का समय था, उन विद्यार्थियों ने 1500 मीटर की दौड़ पहले ही तय कर ली। इसी प्रकार से 800 मीटर की दौड़ में पहले ही तय कर ली, 400 मीटर की में वैसे ही तय कर ली, 200 मीटर की में वैसे ही तय कर ली और 100 मीटर की में वैसे ही। तो वहां ये हुआ कि ये राजस्थान में ऐसी कौन सी स्कूल है जिस स्कूल से ये बच्चे आए हैं। तो उन्होंने पूछा भाई राजस्थान में सीकर जिला है, तो कहा सीकर जिले में ऐसी कौन सी स्कूल है, तो कहा ये सीकर जिले में 15वां स्कूल है जिसके विद्यार्थी एक ही स्कूल के हैं। तो उन विद्यार्थियों से वहां के जो पूरे भारत के कोच आए हुए थे, उन्होंने उन बच्चों से पूछा कि आपके कोच क्या आपके साथ दौड़ते हैं, आपको कैसे तैयारी कराते हैं, ये क्या कारण है। तो वो बच्चे बोल नहीं रहे थे, तो कोई दूसरा कोई पीटीआई किसी लड़के को पालड़ी से वहां सिलेक्शन के लिए गया हुआ था, और उस पीटीआई ने कहा ये बच्चे आपके पास नहीं बोल सकते। बोले क्यों नहीं बोल सकते, बोले उधर वो दूसरी तरफ वो देखो अलग से एक धोती कमीज में ना खड़ा है, वो पीटीआई नहीं है, वो वहां का प्रधानाध्यापक है और उसकी सारी तैयारी। तो बोले वो आपके साथ दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, तो उसने कहा कि ये 1 लाख की घोड़ी रखता है और उस घोड़ी के आगे इन लड़कों को घाल देता है, तो घोड़ी के बराबर दौड़ने वाले लड़के तो फर्स्ट आएंगे ही। उन लड़कों का कैरियर इतना सुधरा कि उन लड़कों को फौज में ले गए, कोई किसी स्कूल में लग गया और वो आज अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। सब पेंशन वापस मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, तैयार किए बच्चे भी आज पेंशन लेकर के आ गए हैं। ये स्थिति 15 में रही। उसके बाद मैं प्रधानाध्यापक बनकर के खीरवा चला गया, 10 साल में खीरवा रहा। तो खीरवा में एक ही विषय की बात थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, और अंग्रेजी में 60% लड़कों के 35 लड़के थे, उनमें 60% लड़कों के फर्स्ट डिवीजन से अबव नंबर आए, जबकि अन्य सब्जेक्टों में वो लड़के फेल हो रहे थे। अन्य सब्जेक्टों में कई बच्चे तो ऐसे थे 3-3 सब्जेक्टों में फेल थे। तो वो वहां ये चर्चा हुई कि ये इस अंग्रेजी विषय में टिपाया हुआ है, इनको बच्चों को टिपाया है। तो उनकी इंक्वायरी हुई कि ये कि स्कूल के सब लड़के फेल हो रहे हैं और सब्जेक्टों में, और बाकी के इस इंग्लिश में ये सब के 60 से अबव नंबर कैसे आए। तो उन्होंने इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि वो अध्यापक हेडमास्टर ऐसा था कि वो इन लड़कों को इतनी ज्यादा तैयारी कराता था कि वो वहां साबित नहीं हो सकी कि इन्होंने टिपाए हैं। सबकी अलग अलग भाषा थी, सबके अलग अलग प्रश्नों के उत्तर थे, एक साथ नहीं थे और सबके सही थे। तब बाद में मेरी बात भी वो आई कि आपने इन बच्चों को कैसे तैयार किया कि अंग्रेजी में इतने फर्स्ट आए, कैसे ये इतने बच्चे होशियार। तो मैंने कहा कि ये तो मेरी करामात थी, मेरी वो कैबिलिटी थी कि मैंने बच्चों को, और मैंने वहां कहा कि एक लड़की जो वहां तो थी तो दो ही थी वहां की, लेकिन वो पास में ही फदनपुरा गांव है, वहां की 2 ही थी वो, और वो 2 थी। उस 8वीं क्लास में जब पढ़ती थी तो इंग्लिश में भाषण देती थी, वो कोई तैयारी नहीं कराते थे लेकिन वो इंग्लिश में बोलती थी। वो लड़की आगे चल करके इंजीनियर बनी। तो उसको आज भी वो दिन याद आ रहे हैं, उस स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चे आज भी याद कर रहे हैं कि हमने अंग्रेजी उस गोपीराम के पास पढ़ी थी, इसलिए हम ट्यूशन क्यों करें, किसी को और को पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये ऐसी स्थिति रही 10 साल। और उसी वक्त में
सन 73-74 में राजनीति में आ गया था। उस समय से मेरी राजनीति का भी शौक था तथा 35 साल पहले जिस जांगीड़ बंधु ने मेरे को जांगीड़ समाज से जोड़ा और उसने कहा कि मैं आपको जांगीड़ बोर्डिंग का व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ये वार्डन का जो पद है ये मैं नहीं संभाल सकता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं आ नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुझे आग्रह करके मुझे जोड़ दिया और कहता था कि मीटिंग इतवार को रविवार को करना, छुट्टी का दिन होता है। उसी समय से मैं इसमें जुड़ गया। वो थे प्रधान गंगाधर जी गोड़िया गांव के थे जिन्होंने मेरे को इस समाज से जोड़ा था। उसी वक्त से मैं मेरे जांगीड़ समाज से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद जांगीड़ समाज में मैं जांगीड़ छात्रावास का 4 साल तक लगातार वार्डन रहा। उसके बाद जब मेरे को इच्छा हुई तो मैं जो चेतना मंच था उसका संयोजक बना, जांगीड़ चेतना मंच था उसका संयोजक बना रहा। बाद में धीरे धीरे आगे चल करके और मैं यहाँ तक पहुँच गया कि राजस्थान जांगीड़ समाज का पहले प्रचार मंत्री था और दोबारा जांगीड़ समाज का चुनाव हुआ। उसके बाद मुझे राजस्थान का मंत्री बना दिया गया और भारतीय जांगीड़ महासभा है, अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा, उसमें भी मैं सदस्यता के रूप में शामिल हूँ। ये और गांव में मेरे ये इच्छा थी कि मैं गांव में कोई अच्छी संस्था बनाऊं, तो भगवान का साथ था और गुगाजी महाराज की मेहरबानी से गांव में सन 15 अगस्त 1993 को उस मेड़ी की स्थापना हुई थी, मूर्ति स्थापना हुई थी गुगाजी की। उस समय से लेकर के और आज तक लगातार मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। अब भी हाँ, वर्तमान में मैं उसका अध्यक्ष हूँ और उस संस्था को पनपाते जन सहयोग से आज इस स्तर पर है कि वहां बहुत 5 दिन 3 दिन 4 दिन कार्यक्रम होता है। उसमें जिले की ही नहीं कोई भी टीम भाग ले सकती है, टूर्नामेंट होते हैं, एथलेटिक्स स्पर्धाएं होती हैं और जन्माष्टमी के दिन रात्रि कार्यक्रम बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए जाते हैं और वो कलाकार मतलब अपनी प्रस्तुति देते हैं। चारों तरफ से बहुत ज्यादा पब्लिक सुनने के देखने के लिए आती है और वो 3 दिन में वो मेला समापन होता है। एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होती हैं, दौड़ भी होती हैं, ऊंची कूद लंबी कूद सारी होती हैं, वो मैं खुद करवाता हूँ। अब भी मेरी ये उम्र है जबकि मैं 77 साल का हो गया, लेकिन वो सारे जितने भी हैं प्रतियोगिताएं वो सारी मैं संपन्न करवाता हूँ। हाँ, ये शहर ये चलता रहता है, अब भी वैसे ही चल रहा है और मेरा भविष्य कितना रहेगा आगे को। हाँ, तो आप जब गांव छोड़कर शहर आए हैं तो रहन सहन तो शहर में अलग होता ही है, दैनिक आपका क्रियाकलाप भी अलग होता है, लोगों से मिलना भी अलग होता है। तो गांव में रहते थे उसमें यहाँ कितना फर्क महसूस करते हैं आप? बात ऐसी है कि गांव की सोसाइटी में और शहर की सोसाइटी में रात और दिन की कितना फर्क होता है उतना फर्क होता है। गांव की सोसाइटी में थोड़ा वातावरण ऐसा रहता है कि ज़्यादातर लोग बेरोजगारी में रहते हैं, कमाई का ध्यान नहीं करते और बेकार के खेल कूद है, बैठना है उठना। शहर में बेरोजगार आपको एक नहीं मिलेगा और सब धंधे के लिए, चाहे उम्र किसी हो, जैसी उम्र है वैसा ही धंधा करता है। इसलिए मैंने महसूस किया कि गांव की और शहर की जो दिनचर्या है उसमें बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। अच्छा, आप जैसे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो कोई मन लगा कर पढ़ता नहीं है, ठीक है, और भी कई सामाजिक तत्व भी रहते हैं, एक अच्छा सा छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? मैं युवाओं का ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जीवन छोटा सा है, इस जीवन को आप व्यर्थ में न गंवाएं। अगर आप व्यर्थ में गंवाएंगे तो आगे चल करके जब अवस्था खाओगे और अनुभव होगा तो पछताओगे। इसलिए ये स्वर्ण युग है, आपका स्वर्ण युग समय है, इसको आप बेकार में नहीं खोएं और अपने जीवन को बनाने के लिए पढ़ें, तैयार करें। आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं, यहाँ बेकार फिरने के लिए और दिनचर्या को खराब करने के लिए आप घर वाले पैसे नहीं देते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या को संभालो, मैं यही संदेश देता हूँ। और मैं यहाँ इस ब्लॉक का मतलब पुलिस अधीक्षक के द्वारा मैं अध्यक्ष भी नियुक्त किया हुआ हूँ
अच्छा, तो जैसे भी यहाँ कोई गलत वारदात होती है तो मैं पुलिस में सूचना करता हूँ। बार बार डीएसपी साहब हैं वो मेरे पास आते हैं और वो मेरे से रिपोर्ट भी लेते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके बारे में मैंने उनको अवगत भी कराया है। कई बच्चों को उन्होंने पकड़ा भी है, उनको सुधारा भी है। और कोई एक ऐसा केस हो गया था यहाँ कि एक लड़की ने एक लड़के के छुरा मार दिया था। अब उस छुरा मारने के बाद वो लड़की गायब हो गई, पुलिस को नहीं मिली। और पुलिस को ये मालूम पड़ा कि किस प्रकार से इस बच्ची का पता लगाया जाए। तो जब डीएसपी साहब मेरे पास आए कि गोपीराम जी वो आपके ही कहीं इधर उधर वो लड़की रह रही है, शायद आप मुझे बताएं। ठीक है, आगे क्या बताने की जरूरत है। उस लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, जेल में दे दिया। बाद में एक बार उस लड़की के घर वाले यहाँ आए और उनको पता चला कि इस वार्डन में ये अध्यक्ष है, ये आदमी सल्टाने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें। मैंने कहा क्या बात है। तो बोले मैंने कहा कैसे भी करके इस काम को सल्टा लो, आप राजीनामा कर लो। तो लड़की के जो गार्जियन थे उन्होंने मेरे को कहा कि वो हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, रुपए आप देख करके कैसे भी ये बच्ची के जीवन का सवाल है, करियर बच्ची का खराब हो जाएगा, इसलिए इस काम को आप कैसे भी करके सल्टा लो। और उन्होंने मेरी सजेशन माना, मेरी राय मानी और उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे से मतलब राजीनामा कर लिया और उस केस को सल्टा दिया। तो ऐसी भावनाएं भी मेरे दिल में रहती हैं यहाँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि आपको इनाम सम्मान ये भी मिले, काफी मिले होंगे उम्र में? मेरे को इनाम सम्मान बहुत मिला है। गांव में भी मेरे को भामाशाह का प्रमाण पत्र गांव में स्कूल से प्रधानाध्यापक का दिया हुआ, और एक ही पर नहीं 3 बार भामाशाह के प्रमाण पत्र मेरे को दिए गए हैं। सम्मान के रूप में कई मेरे पास ये प्रमाण पत्र पड़े हैं। मैं सामाजिक सम्मान से अलंकृत भी हुआ हूँ। हाँ, जिसको आप देख सकते हैं मेरे कमरे में लगा हुआ है। हाँ, जरूर देखना। और उसी के साथ साथ मेरे को ये भी बता देना चाहूँगा कि मैं घोड़ी पर रहता था और घोड़ी पर जाता था। आज भी मेरे कमरे में घोड़ी की फोटोएं लग रही हैं। आप देखोगे तो वास्तव में ये होगा कि हमारे दादाजी भी देखो कितने शौकीन थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कितना आनंद लिया इस जिंदगी का। तो ये मेरे को भी सम्मान बहुत मिले हैं। अभी 29 जनवरी को हमारे स्कूल में 14 साल एक प्रधानाध्यापक श्री शिवपाल सिंह जी भूरिया रहे थे और उनका सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह था। उसमें भी मुझे गांव के भामाशाह के रूप में सम्मानित, साल उठा करके मुझे सम्मानित किया, माला साल उठा करके मुझे सम्मानित किया गया था। इसका मुझे बड़ा गर्व है कि मतलब मैं वहां भी भाषण में मैंने कहा था कि पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन, पुरुषार्थ से कमाया धन जब परमार्थ में लगाया जाता है तो उस धन का एक खाता अकाउंट और होता है, अलग होता है। और वो अकाउंट में जितना परमार्थ में धन लगाया जाता है उसका परमार्थ में उस खाते में उसका बैलेंस इतना बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आगे की 5 पीढ़ियों तक वो परमार्थ में लगाया हुआ धन आगे की पीढ़ियों के लिए भी काम देता है। इसलिए मैंने ये हर जगह कहा है कि सिकंदर महान विश्व विजेता था और उसने अपार धन संपत्ति उस समय इकट्ठी की थी, बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की थी। हाँ, लेकिन जब सिकंदर महान को अंतिम समय में ये ज्ञान हुआ तो उसने अपने परिवार वालों से कहा कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया देखे कि वो अथाह संपत्ति जिस सिकंदर महान ने लूटी थी, इकट्ठी की थी, वो भी आज खाली हाथ जा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि अपनी आय का कुछ अंश धर्मार्थ कार्यों में परोपकार में लगाना चाहिए। ये ठीक है दादाजी, आपने वेबसाइट के लिए मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, जरूर करना जब भी आपके पास समय होगा। बिल्कुल, धन्यवाद।